नमस्कार साथियों, आज अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ही आसान सा दिखने वाला टॉपिक है। अपना आज का टॉपिक है वो है संज्ञा। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, परंतु जो एग्जाम में जाते हैं अपने सामने संज्ञा के प्रश्न आते हैं, उसमें क्या 4 ऑप्शन होते हैं। तो सर्वाधिक जो गलत होने वाले प्रश्न है उनमें से एक प्रश्न है वो संज्ञा का प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ही आसान है, परंतु आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसकी अलग अलग तरीके से पहचान बताई जाएगी। मिक्स कहाँ होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है वो आपस में मिक्स होती है, एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण के साथ मिक्स होती है। आपको इन दोनों की एक बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी। मान लीजिए कि आपको एक महामंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र के माध्यम से आपका संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, और न ही आपका जो संज्ञा का प्रश्न है वो भाववाचक जो संज्ञा है वो कभी विशेषण के साथ मिक्स होगी। अब अगर अपने इस टॉपिक की बात करें तो जैसे कि बहुत सारे मैसेज आए थे, अजीत जी गोदारा, प्रवीण जी सहारण, अजय जी बिश्नोई, महेंद्र जी बिश्नोई, दिनेश जी हुड्डा, राकेश जी स्वामी और पवन जी शर्मा, पवन जी गोदारा, इन्होंने मैसेज किए थे कि सर जो संज्ञा का जो टॉपिक है वो हमें क्या है आप बढ़िया तरीके से करवाइए। तो आज उन्हीं की फरमाइश पे क्या है अपने एक टॉपिक है वो संज्ञा का लेके आए। तो इसके संज्ञा के बारे में अगर अपने बात करें तो देखो संज्ञा क्या होती है। वैसे अगर बात की जाए तो संज्ञा इस संसार में, संपूर्ण संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी दृश्य और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी स्थान है, जितनी भी दृश्य, क्या क्या चीज होगी। देखो दृश्य में आ गया, एक तो आ गया व्यक्ति आ गया, सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वो वस्तु आ गई, स्थान आ गया। अदृश्य में क्या होता है, जैसे कोई भाव आ गया। अब देखो इसके बारे में बात करें भी क्या चीज होती है। देखो इस संपूर्ण संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनका चाहे अपने नाम जाने या न जाने, जो चलायमान है, स्थिर है, जिनको देख सकते हैं, जिनको नहीं देख सकते, जो मौजूद है मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियां है, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जैसे जीभ, नाक, आंख, कान, त्वचा, इन पांचों के द्वारा अपने जिनको महसूस कर सकते हैं वो सभी वस्तुएं क्या है संज्ञा में आती है। अब अगर अपने संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की परिभाषा अपने देख लेते हैं कि इस संपूर्ण संसार में क्या चीज है। ये देखो संज्ञा की परिभाषा ये इसी से निकाल लेंगे अपने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये अपने तीसरी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी अपने देखा है कि संज्ञा के जो भेद है वो अब क्या है, 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु एक कन्फ्यूजन रहता है कि संज्ञा के जो भेद है वो 5 भेद है या फिर 3 भेद है या फिर 2 भेद है। कोई 2 बता देता है, कोई 3 बताता है, कोई 5 बताता है। ये अपने कन्फ्यूजन है, इसको अपने सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। अगर अपने मूल रूप में बात करें संज्ञा के भेद की तो मूल रूप में संज्ञा के भेद हो जाते हैं 2। कौन से? अगर इनके बारे में बात करें तो एक तो भेद है यथार्थवाचक और दूसरा है भाववाचक। मूल भेदों की बात कर रहा हूं मैं। संज्ञा के जो वर्तमान में भेद कितने हैं वो तो अलग बात है, मैं मूल भेदों की बात कर रहा हूं। ये कंफ्यूजन आपके है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है यथार्थवाचक और भाववाचक। अब यथार्थ क्या होता है? यथार्थ मतलब जिसका कोई चित्र हो, जिसका कोई वजूद हो, जिसको अपने क्या है देख सकते हैं। और भाव क्या होता है? भाव को क्या अपने बिल्कुल भी देख नहीं सकते। और भाववाचक संज्ञा, भाव कोई होता है उसका अपना जो मस्तिष्क पटल है उस पर क्या है कोई भी चित्र अपने स्पष्ट नहीं होता। तो इसमें क्या है, यथार्थवाचक में क्या आता है? यथार्थवाचक की अगर अपने बात करें कि क्या आ जाएगा यथार्थवाचक में, अब यथार्थवाचक में वे सभी वस्तुएं आ जाएगी जिनको क्या अपने देख सकते हैं, जिनका कोई वजूद होता है, जिनका कोई चित्र होता है। अब इसके बारे में अगर अपने बात करें तो यथार्थवाचक में कौन आ गया? एक तो आ गया इसके भेद है व्यक्तिवाचक, फिर इसमें आ गया जातिवाचक, फिर इसमें आ गया समूहवाचक, समूह या समुदाय, फिर इसमें आ गया द्रव्य या पदार्थवाचक, अब देखिए आप यहाँ पे
मैंने आपको बताया कि संज्ञा के भेद मूल रूप से दो भेद होते हैं। एक तो यथार्थवाचक जिसका कोई वजूद होता है, जिसका कोई मूर्त रूप होता है। एक होता है भाववाचक जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई वजूद वैसे देखा जाए तो इसका मस्तिष्क पे कोई अपने क्या है मस्तिष्क पटल पर कोई चित्र नहीं हो करता। इसका इन सब का क्या, जैसे कोई व्यक्ति है मोहन नाम ले लिया, जाति है लड़के ले लिया, कोई समूह है मैंने सभा का नाम ले लिया, द्रव्य मैंने जैसे सोना चांदी तांबा पीतल इनका नाम ले लिया, तो इनका आपके मस्तिष्क पटल पर कोई ना कोई चित्र उभरेगा। परंतु इसके बारे में अगर बात करें भाव में, तो भाववाचक संज्ञा आपको वैसे भी पता होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की, कि भाववाचक संज्ञा कभी दिखाई नहीं देती। ये दो संज्ञा आप अपने पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दिखाई देती है। अब मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, दो मूल रूप से। और उसके बाद में ये जो दो संज्ञाएं हैं यहाँ पे मैंने जो लिखी है समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक मैंने लिख रखी है, अब ये है वो इसमें जातिवाचक में आ जाती है। अब देखो संज्ञा के भेद की बात करें तो मैंने बताया व्यक्तिवाचक, एक तो भेद हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद हो गया जातिवाचक। अब जातिवाचक में ही शामिल कर दिया है समूह या समुदायवाचक को और द्रव्यवाचक को, ये इसके दो उपभेद हो गए, ये इसके दो उपभेद हो गए। और तीसरा अपने यहाँ पे बच गया भाववाचक। तो अब अपने भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद 3 हैं। जो 5 बताते हैं वो इन दो भेद को क्या अलग मान के, समूहवाचक समुदायवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक को क्या अलग मान करके 5 भेद बताते हैं। तो वैसे अगर बात की जाए तो संज्ञा के भेद है मूल रूप से 2 थे, वर्तमान में जो संज्ञा के भेद है वो कितने हैं, 3 भेद है। अब इन भेदों के बारे में अपने बात करें कि अपने मिक्स कहाँ होता है। आपको संज्ञा से संबंधित एक महामंत्र देके जाऊंगा, अगर आपका संज्ञा का प्रश्न गलत हो जाता है तो मेरी जवाबदारी रहती है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, परंतु उसमें सावधानी आपको छोटी मोटी रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या सावधानी रखनी है। अब देखो, अब अगर संज्ञा की अपने बात करें तो देख लेते हैं संज्ञा में अपने देखा यहाँ पे 3 भेद निकाले थे। एक निकाला था व्यक्तिवाचक, उसके बाद में जातिवाचक, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाववाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक में क्या है, जातिवाचक में क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या है। इस संपूर्ण संसार में दृश्य और अदृश्य जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब संज्ञा में आती है। अब दृश्य में क्या आता है, दृश्य में आता है कोई व्यक्ति आ गया, कोई वस्तु आ गई, कोई जगह आ गई, और अदृश्य में क्या आता है, कोई भाव आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये जो संज्ञाएं हैं, दो जो संज्ञा है, ये क्या है, दिखाई देती है, भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती। अब अपना प्रश्न यहीं पे क्लियर हो जाता है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की अगर अपने बात करें तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु जगह या स्थान का निश्चित नाम हो, इनका क्या हो, निश्चित नाम हो, उसे अपने क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो बिल्कुल आसान है, इस संपूर्ण संसार में दृश्य और अदृश्य सभी प्रकार की वस्तु है। अदृश्य में केवल भाव आता है, दृश्य में व्यक्ति वस्तु और स्थान ये सभी वस्तुएं आती है। तो इसकी परिभाषा की अगर अपनी बात करें तो देखो किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का क्या है, कोई निश्चित नाम हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अपने आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की अगर अपने बात करें तो जातिवाचक में क्या होगा, देखो जातिवाचक संज्ञा में भी सेम ही चीज आ जाएगी कि किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि के समूह जाति या फिर वर्ग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाति समूह या वर्ग, क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति वस्तु जगह, सेम ही आएगा। देखो किसी व्यक्ति फिर वस्तु फिर जगह आदि के जाति समूह या वर्ग का बोध जिससे हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी प्रकार से अपने यहाँ पे क्या है, 2 संज्ञा कंप्लीट होती है। पहली तो अपने पढ़ी है व्यक्तिवाचक, उसके बाद में अपने पढ़ ली जातिवाचक। अब अपने देखते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा में जो है वो किसी संज्ञा पद का, संज्ञा पद के गुण दशा या अवस्था, इसमें क्या है, संज्ञा पद के गुण दशा या अवस्था या फिर स्वाद,
इनका बोध होता है, उसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा वो दिखाई नहीं देती, और इनके बारे में भी अगर अपने बात करें कि गुण, दशा, अवस्था और स्वाद, ये भी क्या है, दिखाई नहीं देता। अब जो भाववाचक संज्ञा है, उससे पहले भाववाचक संज्ञा की आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा महामंत्र देके जाऊंगा, उसके माध्यम से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तीनों का एक अलग मंत्र होगा, और जो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में आपके मिक्सअप होता है उसके लिए मैं आपको एक अलग से मंत्र देके जाऊंगा, उसके बारे में भी अपने बाद में बात करते हैं। अपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक जो संज्ञा, इसके बारे में बात कर ली। अब अपने यहाँ पे रह जाता है जो जातिवाचक जो संज्ञा, इसके भी दो भेद होते हैं। अभी अपने देखा था ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो जातिवाचक संज्ञा है, ये जो जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह, वर्ग या फिर जाति का बोध जिससे हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके उदाहरण है वो अपने करेंगे। अब है समुदायवाचक और पदार्थवाचक। अब ये जातिवाचक के भेद हो जाते हैं, कौन सा, समुदायवाचक और पदार्थवाचक। अब इसमें क्या है, किसी समुदाय में क्या होता है, समुदाय में देखो कोई संगठन होगा, कोई सभा होगी, उनका जो इकट्ठा हुआ रूप होता है उसके बारे में चर्चा होगी, तो उसमें क्या है, समुदायवाचक। किसी वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध होता है, उसमें क्या है, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक, जातिवाचक, समूह जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होगा, देखो परिवार आ गया, ये एक समूह है या समुदाय है। सदस्य है, ये सदस्य का समूह आ गया, ये फिर समूह आ गया। फिर सभा, ये लोगों का समूह आ गया। समिति आ गया, संघ आ गया। कक्षा, इसमें भी लोगों का समूह होता है। ढेर, ये भी क्या है, किसी वस्तु का समूह होगा। फिर आ गया गुच्छा, ये भी किसी वस्तु का क्या है, कोई समूह होगा। अब ये तो हो गया समूह या फिर समुदायवाचक। अब इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि जातिवाचक संज्ञा का जो बहुवचन बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लड़का। अब लड़का का, लड़के अगर आप बना देते हो ना, तो यहाँ पर यह जो है वो समुदायवाचक नहीं माना जाएगा। जातिवाचक का जो बहुवचन रूप है वो क्या है, समुदायवाचक में नहीं आएगा। बाकी ये जो अपने उदाहरण लिखे हैं ये सभी क्या समुदायवाचक में आएंगे। अब है जातिवाचक संज्ञा का एक और भेद है, दूसरा भेद पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। इसमें जितनी भी ठोस या तरल या फिर जो वस्तुएं होती है, ठोस, तरल या द्रव्य, जो भी वस्तुएं होती हैं, ठोस, द्रव्य या तरल अवस्था का ज्ञान होता है। इसमें जितनी भी ठोस, तरल या द्रव्य की वस्तुएं हैं वो सभी आ जाती है। जैसे देखिए दूध, दही, घी, छाछ, कोयला, लकड़ी, हीरा, सोना, ऊन, ये सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो किस में आ जाती है, द्रव्य या फिर तरल, द्रव्य या फिर पदार्थवाचक में ये सभी वस्तुएं आ जाती है। देखो अभी तक अपने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के दो भेद देखे हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखिए अपने बात करते हैं व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक की क्या पहचान होगी, जातिवाचक की क्या पहचान होगी और भाववाचक की क्या पहचान होगी। आपको एक एक पहचान है वो मैं बता देता हूं। अब अपने इसके बारे में बात करें तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं अपना महामंत्र, और इसके उदाहरण भी साथ में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अपने साथ साथ में सिर्फ परिभाषा पढ़ी थी, उसके उदाहरण नहीं किए थे। अब इसके उदाहरण कर लेंगे अपने। ये हो गया व्यक्तिवाचक, यहाँ पे हो गया अपना जातिवाचक, और यहाँ पे अपना हो गया भाववाचक। अंत में इनके अपने क्या उदाहरण भी बहुत सारे करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है वो क्या है, दिखाई देती है। ये भी दिखाई देती है। परंतु अब इन दोनों में अंतर क्या हो पाएगा, इनके अंतर की अगर अपने बात करें तो ये तो क्या है, सदैव एक वचन होगी। देखिए इसको बढ़िया से समझाऊंगा आपको मैं, एक बार लिख देता हूं। ये क्या है, बहुवचन बन सकता है इसका। ये देखिए दिखाई नहीं देती, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिखाई नहीं देती प्लस एक वचन होती है। अब देखिए इसके बारे में अपने बात की है कि ये सदैव एक वचन होती है, दिखाई देती है। देखिए दिखाई देती है और सदैव एक वचन होती है। इसमें ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देती है परंतु सदैव एक वचन में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसका उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, मैंने यहाँ पे लिख दिया
हिमालय, मैंने यहाँ पे लिख दिया भारत। ये सभी क्या सदैव एक वचन होंगे और इनका क्या है, बहुवचन नहीं बनेगा। जातिवाचक जो संज्ञा है वो भी सदैव एक वचन में आ सकती है, सदैव एक वचन नहीं होगी परंतु वो आ सकती है। परंतु जो जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा क्या है, बहुवचन में उसका रूप बदल सकता है। जैसे राम का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, हिमालय का बहुवचन नहीं बनेगा, भारत का नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया राम का रामो नहीं हो सकता, हिमालय का हिमालयो नहीं हो सकता, भारत का भारतो नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखिए मैंने यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़का, मैंने यहाँ पे लिख दिया पेड़, मैंने यहाँ पे लिख दिया गाय, मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़की। अब देखो लड़का है, इसका मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिखाई देता है। देखो लड़का दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, गाय दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है, परंतु इसका बहुवचन बन सकता है। लड़का अब एक वचन है परंतु इसका अगर बहुवचन बनाए तो यहाँ पे लड़के हो जाएगा। पेड़ के बारे में अगर बात करें तो पेड़ का पेड़ों पर अपने क्या बहुवचन बनाए तो पेड़ों हो सकता है, गाय का गायें, लड़की का लड़कियां। इसका क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दिखाई देगी, सदैव एक वचन में होगी। जातिवाचक संज्ञा दिखाई देगी परंतु उसका एक वचन अगर दिया हुआ है तो बहुवचन बन सकता है। वह बहुवचन जो बनेगा तो वह अगर दिखाई दे और बहुवचन बन जाए तब तो वहां पे होगी जातिवाचक संज्ञा। दिखाई दे और उस शब्द का बहुवचन न बने तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक जो संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा कभी भी दिखाई नहीं देती। अब जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के अपने उदाहरणों की बात करें तो भाववाचक संज्ञा कभी भी दिखाई नहीं देती। और दूसरा भाववाचक संज्ञा एक तो बनती है क्रिया से बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाती है और विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इन चार चीजों से बनती है। अब प्रश्न ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है और निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम या फिर क्रिया से बनी है। तो उसकी पहचान अपने यहाँ पे देख लेते हैं। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में अगर आप पहचान करना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। अब देखो शिशु मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है, ये शिशु क्या है, दिखाई देता है, परंतु शिशु का जो शैशव है, मतलब उसका जो बचपन से भी पहले का जो काल है वो शैशव काल होता है, वो दिखाई नहीं देता। देखो शिशु दिखाई देता है परंतु शैशव दिखाई नहीं देता। मैंने यहाँ पे लिखा है विद्वान, विद्वान दिखाई देता है परंतु उसकी जो विद्वत्ता है वो दिखाई नहीं देती। एक और आपको बता दूं कि अगर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की आपको पहचान करनी है तो इन शब्दों को आप ध्यान रखिए। ये भी एक महामंत्र ही है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। इन शब्दों का आप ध्यान रखना। एक तो शब्द है किसका, एक है किसकी और एक है किसके। भाववाचक संज्ञा है उसके साथ में ये शब्द बिल्कुल सेट बैठते हैं। मतलब अगर भाववाचक संज्ञा के साथ आप इसको लगाओगे, किसको, ये भी अपना महामंत्र है। अब देखो भाववाचक संज्ञा की एक तो पहचान है कि वो दिखाई नहीं देती, दूसरा भाववाचक जो संज्ञा है उसके साथ में अगर आप किसका, किसकी और किसके ये तीन शब्द लगाते हैं तो ये बिल्कुल सेट बैठेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है देखो शैशव, तो शैशव के बारे में बात करें तो शैशव किसका। फिर मैंने लिखा है विद्वान, विद्वान का मैंने लिखा है विद्वता, विद्वता किसकी। फिर मैंने लिखा है मित्र, मित्र से बन गया मित्रता, मित्र दिखाई देता है तो ये जातिवाचक में चला गया। मित्रता दिखाई नहीं देती तो ये किस में चला गया, भाववाचक में। और मित्रता किसकी। फिर मैंने लिखा है पशु, पशु की होती है क्या, पशुता, पशु दिखाई देता है, पशुता दिखाई नहीं देती थी, पशुता किसकी, पशु की। फिर मैंने लिखा है पुरुष, पुरुष का हो गया पुरुषत्व, पुरुषत्व का हो गया। देखो पुरुष दिखाई देता है, पुरुषत्व है वो दिखाई नहीं देता, तो पुरुषत्व किसका, पुरुष का। अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ठग, ठग दिखाई देता है परंतु उसकी ठगी दिखाई नहीं देती, ठगी किसकी, चोर, चोर की होगी, चोरी, चोरी किसकी, व्यक्ति हो गया, व्यक्ति दिखाई देता है, व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, व्यक्तित्व किसका। बंधु, बंधुत्व, बंधुत्व किसका। बुढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा किसका। सेवक, सेवक से हो गया सेवा, सेवा किसकी। सज्जन, सज्जन से हो गया सज्जनता, सज्जनता किसकी।
अब अगर अपने बात करें कि भाववाचक जो संज्ञा है उसके साथ में किसका, किसकी, किसके, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल सेट बैठता है। और भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती। दो पहचान है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन शब्दों से बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा के अपने यहाँ पे उदाहरण देखें। अब अगर अपने बात करें तो देखते हैं सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम देखो, ये सर्वनाम शब्द हो गया मम, मम से मम तव, आप से आपा, निज, निज से निज तव, सरव, सरव से सरव तव। अब यहाँ पे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गई। आगे अपने उदाहरण देखते हैं। क्रिया से बने, देखो क्रिया से बनी है सुनना, सुनना। क्रिया क्या होती है? क्रिया के अंत में ना लिखता लगता है किसी कार्य का होना या करना, जिससे जान पड़े उसे क्रिया कहते हैं। आगे अपने इन टॉपिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं कि सुनना से क्या बना है। सुनना से बना है सुनवाई। मैंने आपको बताया था वो जो शब्द है मैंने बताए थे आपको, सुनवाई किसकी। फिर मैंने लिखा गिरना, क्रिया हो गई गिरावट, गिरावट किसकी। फिर मैंने लिखा चलना, चलना से बना चाल, चाल का हो गया चाल किसकी। फिर मैंने लिखा कमाना, कमाना का हो गया कमाई, अब कमाई किसकी। फिर मैंने लिखा बैठना, बैठना से हो गया बैठक, बैठक किसकी। अब देखो इसके साथ आप लगाओगे सुनना किसकी नहीं होगा, फिर क्या है गिरना किसकी नहीं होगा, चलना इसके साथ नहीं बैठेगा, परंतु सुनवाई किसकी इसके साथ बैठ जाएगा वो सेट। अब अपने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा और क्रिया, उसके बाद में अपने पढ़ा जो सर्वनाम, इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब अपने चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में कि भाववाचक संज्ञा विशेषण से किस प्रकार से बनती है। यहाँ पे आपके मिक्सअप होगा तो इसके बारे में आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ से प्रश्न जरूर उठाता है, एग्जामिनर है वो यहाँ से प्रश्न उठाता है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा और कौन सा विशेषण है। इसमें बहुत ही माइनर फर्क है, उसको आप ध्यान में रखना। इसमें फर्क क्या है? देखो विशेषण की आपको अगर पहचान करनी है, विशेषण के बारे में आप अगर पहचान करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाववाचक संज्ञा था उसका तो मैंने आपको बताया था कि किसका, किसकी, किसके, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। और विशेषण है इसके साथ में कौन या फिर क्या, कौन या क्या शब्दों का आप प्रयोग करोगे और वह जिसके साथ सेट बैठेगा तो वहां पर क्या है भाववाचक संज्ञा न होकर के वो विशेषण हो जाएगा। देखो भाववाचक संज्ञा का मैंने बताया था कि इसके साथ तो बैठेगा सेट क्या, किसका, किसकी और किसके। ये शब्द किसके साथ बैठेंगे? भाववाचक संज्ञा के साथ सेट बैठेंगे। और कौन और क्या, इसके साथ में विशेषण के साथ में कौन और क्या, ये शब्द सेट बैठेंगे। अब इनके बारे में अगर अपने बात करें कि देखो भयानक लिखा है मैंने, अब भयानक किसका, किसकी, किसके, ये तो सेट नहीं बैठ रहे। अब अगर अपने इसके बात करें भयानक, भयानक कौन या फिर भयानक क्या, दोनों सेट बैठ रहे हैं। भयानक से बना है भय, भय किसका, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। विधवा, विधवा कौन और वेदव्य किसका। फिर मैंने लिखा चालाक, चालाक कौन, चालाकी किसकी। फिर मैंने लिखा शिष्ट, शिष्ट कौन, शिष्टता किसकी। अब देखो ये अगर शिष्ट है, शिष्ट के साथ मैं लिखूं कि शिष्ट किसके, शिष्ट किसकी, शिष्ट किसका, ये तो सेट नहीं बैठ रहा, परंतु शिष्टता किसकी, शिष्ट लोगों की, ये सेट बैठ रहा है। फिर मैंने लिखा ऊंचा, अब देखो ऊंचा के साथ इसमें से अगर लगाए ऊंचा किसका, ऊंचा, ऊंचा किसकी, ऊंचा किसके, ये तो सेट नहीं बैठ रहा। हाँ बैठ जाएगा अगर आप बैठाते हो तो, परंतु वो अशुद्ध होगा, शुद्धता का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो शिष्ट ऊंचा क्या, ऊंचाई किसकी, मोटा क्या, मोटापा किसका। फिर लिखा है यहाँ पे निर्बल, निर्बल कौन, निर्बलता किसकी। काला कौन, कालापन किसका। दुष्ट कौन, दुष्टता किसकी। हरा कौन, हरियाला, हरियाली किसकी। मूर्ख कौन, मूर्खता किसकी। अब देखो भाववाचक संज्ञा है वो मैंने आपको बता दिया कि चार चीजों से बनती है। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती। दूसरा भाववाचक संज्ञा के साथ किसका, किसकी और किसके, इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो बिल्कुल सेट बैठता है। उसके बाद में अपने देखा जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनने वाली, सर्वनाम से बनने वाली और विशेषण से बनने वाली। अब क्या है जो संज्ञा है, इस संज्ञा के बारे में अगर अपने बात करें तो जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में हो जाता है। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, कुछ भाववाचक संज्ञा है उनका प्रयोग
जातिवाचक में हो जाता है, और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कार्य करती है, और कुछ बहुवचन या बहुतों में से अगर एक को पूछा जाए, बहुतों में से एक को पूछा जाए तो वहां पर वो जातिवाचक न रह करके व्यक्तिवाचक हो जाता है। इसके उदाहरण है वो अपने अभी पढ़ लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे प्रयोग होता है कि कोई भी व्यक्ति है इसको जाति के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आज समाज में रावणों की कमी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। देखो इसके बारे में अगर बात करें, और मैं यहाँ पे इसको क्या अंडरलाइन कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि रावणों जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। अगर आप ऐसे बात करें तो रावण क्या है, एक ही था। रावण किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है, उस हिसाब से यहाँ पे रावण है वो व्यक्तिवाचक होता है। परंतु इसका प्रयोग यहाँ पे जो रावण है, ये रावण क्या है, जितने भी दुष्ट प्राणी है, जितने भी दुष्ट प्राणी हैं इनकी जाति का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे जो रावण है वो रावण व्यक्तिवाचक न रह करके जातिवाचक कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं जो रावण लिखा है इस रावण की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं कि आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी भेदी है, जितने भी भेदी लोग हैं उनकी जाति का जो है बोध करा रहा है कौन, विभीषण है। इसी प्रकार से जयचंदों की कमी नहीं है, किसी भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद है वो भी क्या है, जो अपनी जाति के लोग हैं या अपने देश के लोग हैं उनके साथ गद्दारी करने वाला जो करने वाले हैं लोग, जो उनकी जाति है उस जाति का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से अगर प्रयोग किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसका भी व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अगर अपनी बात करें तो देखिए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा शर्मा। शर्मा क्या है, एक जाति है, परंतु इस जाति का प्रयोग व्यक्ति में कैसे करेंगे। इस जाति का प्रयोग व्यक्ति में अपने करने के लिए यहाँ पे अपने लिखेंगे कि शर्मा जी। मैंने लिख दिया शर्मा जी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है कि शर्मा जी आप कहाँ गए थे। फिर अंडरलाइन करके अगर मैंने पूछा शर्मा जी को तो वहां पे शर्मा जी है वो व्यक्तिवाचक होना है कि जातिवाचक होगा। यहाँ पे शर्मा है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, परंतु यहाँ पे जो शर्मा है वो केवल व्यक्ति का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से देखो मैंने लिखा गांधी, आगे लिख दिया गांधी जी। फिर मैंने लिखा तिलक, फिर मैंने लिख दिया तिलक जी। मैंने लिख दिया गोखले, आगे मैंने लिख दिया गोखले जी। मैंने लिख दिया नेहरू, आगे इसके लगा दिया नेहरू जी। तो यहाँ पे क्या है, खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि या जो वाक्य में प्रयोग करके अगर उसका पूछा जा रहा है तो वह व्यक्तिवाचक में है या जातिवाचक में है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द हो तो उसका ध्यान में रखना है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार से व्यक्तिवाचक में होता है, किस प्रकार से व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में होता है। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक जो संज्ञा है उसका भी प्रयोग जातिवाचक में हो जाता है। भाववाचक का प्रयोग कैसे हो जाता है कि जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं इनका अगर बहुवचन बना दिया है, जिसका जिसका बन रहा है उसका अगर बहुवचन बना दिया जाए और वह बहुवचन बन जाता है तो वहां पे वो क्या है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जवानी, मैंने यहाँ पे लिखा मेहरबानी, मैंने यहाँ पे लिखा कुर्बानी। अब देखो इसका बहुवचन बनाएंगे जवानियां, मैंने यहाँ पे लिखा मेहरबानियां, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुर्बानियां। तो अब इसका जो बहुवचन बन गया ना, ये जहाँ पे बहुवचन बन जाता है तो ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो किस में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे जवानी है ये तो क्या है, भाववाचक है। मेहरबानी, कुर्बानी, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। परंतु भाववाचक संज्ञा का प्रयोग
बहुवचन में करने पर वो वहां पे भाववाचक न रह करके जातिवाचक है वो बन जाती है। इसी प्रकार से आगे अपने देखें कि बहुतों में से अगर एक को सिलेक्ट करना हो, बहुत सारों में से अगर एक को सिलेक्ट करना हो तो वहां पे वो चाहे जातिवाचक हो, परंतु बहुतों में से एक को सिलेक्ट किया तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। किस प्रकार से बनता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि बहुतों में से एक को पूछा जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मैंने लिखा पशुओं में शेर हिंसक होता है, ये मैंने लिख दिया कि पशुओं में शेर हिंसक होता है। फिर मैं शेर को आपको पूछ रहा हूं कि शेर यहाँ पे क्या है। तो मैंने बताया था कि सदैव एक वचन में रहेगा, सदैव दिखाई देगा। एक वचन में रहता है वो क्या है, व्यक्तिवाचक। बहुवचन में होगा, बदल जाएगा जिसका रूप, वो जातिवाचक। अब यहाँ पे क्या है इसका अपने देखते हैं। शेर का शेरों तो हो जाता है, जैसे मैंने लिखा शेर का बहुवचन शेरों हो जाता है, परंतु शेरों होने के पश्चात इस वाक्य में सेट नहीं बैठेगा। और बहुतों में से एक सिलेक्ट किया है तो देखो वो महामंत्र भी अपना यहाँ पे काम करेगा, परंतु उसको उसी जगह सेट करके देखना है। वाक्य में अगर आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसको वापिस उसी जगह रख के देखना है कि वो वापिस सेट बैठता है क्या। मैंने लिखा कि पशुओं में शेर हिंसक होता है, पशुओं में शेरों हिंसक होता है, ये तो सेट नहीं बैठेगा। दूसरा, केवल इसको आपको ध्यान में ही रखना है इस पंक्ति को कि बहुतों में से एक को अगर पूछा जाए तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, चाहे जातिवाचक होगा तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इसी प्रकार एक और लिख देता हूं कि फलों में आम रसीला होता है, फलों में आम रसीला होता है। अब यहाँ पे मैं आम को पूछ रहा हूं कि आम क्या है, तो सीधा ऊपर मैंने लिख रखा है कि बहुतों में से अगर एक को पूछा जाए तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक भाववाचक है, चाहे कुछ भी है वो व्यक्तिवाचक में आएगा बहुतों में से एक को पूछने पर। अब अपना जो टॉपिक है वो संज्ञा का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। जय हिंद, जय भारत।